फिर स्वागत है। चलिए अब राकेश जी से आज के बिग मार्केट वॉइस की कड़ी में जो बातचीत है वो फिर से शुरू करते हैं। राकेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आपसे हुई पिछली मंत्रणा और इस मंत्रणा के बीच में दो चीज़ों को लेकर हम थोड़े से आश्वस्त हैं कि ये वॉर फाइनली अब इतिहास के पन्नों में है। बाकी कुछ ना कुछ तो रोज होता ही रहेगा। क्रूड 70 का हो गया, वो हमारे सबसे सहायक है, और बाकी अब थोड़े बहुत आते हुए आपको अर्निंग सीजन के अपडेट्स नजर आ रहे हैं। आपको इंडियन मार्केट्स की प्लेसमेंट कैसी लग रही है और अभी आप कहां कहां फोकस कर रहे हैं जहां पे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपेक्षाकृत पहले से अच्छा लग रहा है? नमस्कार वीरेंद्र जी, और धन्यवाद इस शो पर फिर से आमंत्रित करने के लिए। बिल्कुल सही बताया आपने कि जो मैक्रो अनसर्टेनिटी था वो काफी हद तक हमारे पीछे छूट चुका है। और जैसे क्रूड की बात करें या जो वॉर की बात कर रहे थे आप, उसकी वजह से जितना एक हेडविंड था वो मेरे ख्याल से अभी काफी कुछ धीरे धीरे टेलविंड में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो फोकस है वो मोस्टली अर्निंग्स पर शुरू हो जाएगा। हालांकि मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि फर्स्ट क्वार्टर की जो अर्निंग है वो थोड़ी दिक्कत वाली हो सकती है, बिकॉज बहुत सारे केसेस में वीरेंद्र जी जो रॉ मटेरियल है, वो जो इस वॉर पीरियड में जिस हिसाब से तेजी आई थी उसमें उसका जो फ्लो थ्रू है पीएनएल में वो हमको इस क्वार्टर में दिखाई देगा। तो हो सकता है कि थोड़ा मार्जिन में प्रेशर रहे, बट साथ में ये भी बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अक्रॉस द बोर्ड बहुत सारी कंपनीज ने एंड प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ाए हैं उस पर्टिकुलर कॉस्ट इन्फ्लेशन को मिटिगेट करने के लिए। तो हो सकता है कि थोड़ा उसका एक कुशन मिलेगा मार्जिन में। बट अगर सेकंड क्वार्टर से आगे की अगर हम बात करें वीरेंद्र जी, तो ऐसा लगता है कि हम फिर से निफ्टी में करीब 10 से 12% की अर्निंग ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी आराम से देख सकते हैं। और वहीं से ऐसा हमें लगता है कि कुछ कुछ सेक्टर्स है जहां पर जो अपडेट्स आ रहे हैं उसमें काफी पॉजिटिव है। जैसे ऑटो सेल्स के नंबर्स अभी भी बहुत स्ट्रांग है। लोगों को थोड़ा मानसून को लेकर चिंता बनी हुई है रूरल इकोनॉमी में, बट मुझे लगता है कि बहुत सारा उसमें प्राइसिंग हो चुका है। तो यहाँ से एक अपसाइड रिस्क ही बचता है उस केस में। बैंकों के अगर नंबर्स की बात करें तो अभी भी काफी अच्छी क्रेडिट ग्रोथ दिखाई दे रही है, और ये दिन ब दिन क्रेडिट ग्रोथ में इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पर भी एक पॉजिटिव टेलविंड बना हुआ है। और कंजम्पशन की बात करें तो बहुत सारे नंबर्स जो दिखाई दे रहे हैं वो धीरे धीरे करके कंजम्पशन में ग्रोथ का एस्पेक्ट बहुत क्लियर है। हालांकि एवेन्यू सुपरमार्ट के नंबर थोड़े वीक दिख रहे हैं, बट उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उसमें से प्राइमरीली उनका एक्सपोजर जो एरिया में है जहाँ पर क्विक कॉमर्स का दिन ब दिन बढ़ता हुआ एक प्रेजेंस है, उसकी वजह से एक इम्पैक्ट हो सकता है। तो अभी भी हमारा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट है वीरेंद्र जी, वो इन्हीं सेक्टर्स को लेकर ज्यादा फोकस्ड है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, पावर, टीएनडी, यूटिलिटी स्पेस हो गया या फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस हो गया। और कुछ हद तक जो रुपी डेप्रिसिएशन के बेनिफिशरीज हैं उसमें से कुछ मिड कैप आईटी कंपनीज है जहां पर हमारा एक्सपोजर है। ईएमएस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है या फार्मा हेल्थ केयर की कंपनीज है, उनमें हमने एक्सपोजर। ओके राकेश जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। आपने कहा कि पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को अभी भी आपने अपने पोर्टफोलियो में शुमार किया हुआ है। ये सर जो खबर आई आज के सेशन में कि चाइनीज 4 कंपनियों को अब पार्टिसिपेशन इजी हो जाएगी यहाँ पर, उसका एक डेंट पड़ा सारे स्टॉक्स पर। वायदा के टॉप लूजर्स हैं सबके सब, 8.5-9% टूटे हैं आज के सेशन में। इस खबर के बाद क्या थोड़ा पोर्टफोलियो अब ट्वीक करेंगे आप या फिर अभी भी बने रहेंगे इसमें? श्रेया जी, बिल्कुल आज आज का रिएक्शन मेरे ख्याल से बहुत नीजर्क रिएक्शन है एक हिसाब से। ये जो 4 कंपनियां हैं, ये चारों कंपनियां अलग अलग क्षेत्र पावर टीएनडी में कैटर करती हैं। एक ट्रांसफार्मर कंपनी है, एक स्विच गियर कंपनी है, एक एंसिलरी कंपनी है। और इनकी जो प्रेजेंस है, जो अप्रूवल मिला है वो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है उनको लेकर मिला है अगले 2 साल के लिए जो एग्जाम्पशन है। और उसमें बहुत क्लियर है कि मोर देन 50% जो है वो लोकलाइजेशन होना चाहिए। तो इससे एक एक हिसाब से थोड़ा सप्लाई साइड पे एक ईजिंग होगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी इस ये जो कदम लिया है सरकार ने, इसका प्राइमरी रीजन है कि डिमांड बहुत स्ट्रांग है। और उस स्ट्रांग डिमांड को मीट करने के लिए अगर सारी कंपनियां जो केपेक्स कर रही हैं वो भी सफिशिएंट नहीं है। और ये डिमांड श्रेया जी सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये ग्लोबल डिमांड है। तो बहुत सारी कंपनीज आज की तारीख में एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर बहुत फोकस्ड है। इस संदर्भ में ये जो रिलैक्सेशन दिया है इसका अभी एक बार के लिए नीजर रिएक्शन है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी भी अच्छी खासी यहाँ से अर्निंग ट्रेजेक्टरी दिखती है इस पूरे सेक्टर में। तो हमारा पॉजिटिव बायस अभी भी कायम है।
ओके अच्छा राकेश जी, एनबीएफसीज में मूव अच्छे आ रहे हैं। मैं सारी एनबीएफसीज अपने प्रीवियस हाई को फिर से रिगेन करने की कोशिश करती हूँ कि एल&टी फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोला फाइनेंस, अच्छा मूव है। गोल्ड फाइनेंस कंपनी में थोड़ा सा बीच में रुझान कमज़ोर था बिकॉज ऑफ गोल्ड, बट अब थोड़ा सा वो भी अपने लॉस्ट ग्राउंड को रिगेन कर रही हैं। एनबीएफसीज पे आपका टेक क्या है? आई मीन विद इन बैंक निफ्टी आप थोड़ा सा पशुपेश में रहते हैं कि इस बार के मार्जिन्स कैसे रहेंगे, मैं क्या पिक करूं, पीएसयूज पिक करूं या प्राइवेट, बट यूनानिमस एक मूव था पिछली बार एनबीएफसीज में। एनबीएफसीज पर आपका टेक क्या है? बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो एनबीएफसी, या अगर मैं साथ में उसमें क्लब कर दूं जो स्मॉल रीजनल बैंक्स हैं, उसके अंदर अभी भी जो क्रेडिट ग्रोथ को लेकर जो ट्रेजेक्ट्री है वो बहुत स्ट्रांग है वीरेंद्र जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडस्ट्री लेवल का जो क्रेडिट ग्रोथ है उसको बड़े आराम से अराउंड 1.5 टाइम्स से क्रेडिट ग्रोथ एक्सपेंशन दे सकती है ये सारी कंपनीज, और वो नंबर हमको धीरे धीरे दिख भी रहे हैं। तो वहां से हमको एक अच्छा ईवन ग्रोथ और अच्छे एडवांसेस ग्रोथ को लेकर एक ट्रेजेक्टरी दिख रही है। जहां तक मार्जिन्स की बात करें वीरेंद्र जी, तो हमारा ऐसा मानना है कि अब यहाँ से मार्जिन जो कॉस्ट ऑफ फंड है उसमें अब बहुत ज्यादा डिक्लाइन नहीं बचा है। यहाँ से हो सकता है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम कॉस्ट ऑफ फंड स्टेबल से थोड़ा पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में ही दिखेगा, बट उसके संदर्भ में धीरे धीरे करके जिस हिसाब का डिमांड एनवायरमेंट है वीरेंद्र जी, उससे हो सकता है कि यील्ड में थोड़ा और इजाफा दिखाई दे। कंपनी जो है वो थोड़ी फोकस्ड हो सकती है, जहां पर उनको बेटर यील्ड मिल रहा है वहां पर लैंडिंग करने के लिए, तो इस हिसाब से एक स्प्रेड में इंप्रूवमेंट दिखेगा। और जहां तक क्रेडिट कॉस्ट की बात करूं अगर मैं, तो अक्रॉस द बोर्ड हम काफी अच्छे सिचुएशन में, यहाँ पर एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो वहां पर एक पॉजिटिव सरप्राइज अभी भी कायम है कि क्रेडिट कॉस्ट जो है वो उम्मीद से शायद कम रहेगी। तो इस सब को लेकर जो लैंडिंग स्पेस है उसमें अर्निंग ट्रेजेक्टरी सबसे स्ट्रांग रहने की उम्मीद है, और उसी का एक नतीजा है कि जो हम निफ्टी अर्निंग्स की बात कर रहे हैं उसका एक बड़ा कंपोनेंट इसी सेगमेंट से आता है। तो यहाँ पर हमारा बायस जो है वीरेंद्र जी, जैसा आपने बताया एनबीएफसी या जो स्मॉल रीजनल बैंक्स हैं उनमें ज्यादा है। ठीक है। राकेश जी, मेटल्स पर क्या व्यू बन रहा है आपका, स्पेशली गोल्ड्स और सिल्वर पे, प्रेशियस मेटल्स पर जिस तरीके से रैली हुई थी फिर थोड़ा नीचे आए, और फिर क्या वैसी रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, क्या व्यू? श्रेया जी, मैं उस पर्टिकुलर कमोडिटी में एक्सपर्ट नहीं हूं, पर जितना मुझे समझ में आ रहा है ये जो वॉर का जो प्रीमियम बिल्ड हुआ था वो धीरे धीरे अब अनवाइंड हो रहा है। और जहां तक गोल्ड की बात करूं या सिल्वर की बात करूं, तो इसमें अभी भी काफी सारा इन्वेस्टर डिमांड है, और अक्रॉस द बोर्ड अगर हम देखें तो बहुत सारी सरकारें अब या रिजर्व बैंक्स जो हैं, सेंट्रल बैंक्स, उन्होंने अभी गोल्ड परचेजेस धीरे धीरे कम कर दिया है, और वो एक बड़ा फैक्टर था पिछले कुछ 4-5 साल में गोल्ड प्राइसेस को एक बूस्ट देने के लिए। तो अगर ये ट्रेजेक्टरी इसी तरह रही जहां पर कि सेंट्रल बैंक्स थोड़े हाथ खींच लेंगे अगर बाइंग को लेकर, तो हो सकता है उसका एक प्रेशर रहे, बट ये एक अच्छा हेज है गिवन दैट जो डॉलर इंडेक्स है वो भी 100 के ऊपर चल रहा है। और जहां तक अनसर्टेनिटी, ग्लोबल अनसर्टेनिटी को लेकर बात करें, तो पिछले 5-6 साल में हमने जितनी अनसर्टेनिटी देखी है वो पिछले दशक में हमने नहीं देखी है। तो ये एक फैक्टर हमेशा रहेगा जहां पर प्रीशियस मेटल को एक प्रीमियम मिलेगा पिछले 10 सालों के कंपैरिजन में। राकेश जी, केमिकल्स पे आपका टेक क्या है? केमिकल्स में बाइंग एफर्ट नजर आ रहा है, बट आपको क्या लगता है कि वो, क्या फिर आप पहले अर्निंग्स देखना चाहेंगे Q1 के नंबर्स, उसके बाद कुछ प्रतिक्रिया देंगे अपने आप? नहीं, बिल्कुल केमिकल सेक्टर वीरेंद्र जी, जैसा कि आपने देखा पिछले काफी समय से लगाड़ रहा है एक हिसाब से, क्योंकि उसका बड़ा रीजन है कि बहुत सारे सेगमेंट में अभी भी डिमांड उतना स्ट्रांग नहीं आया है। ग्लोबल जो डीस्टॉकिंग चल रहा है उसको लेकर अभी भी कंसर्न है, तो यहाँ पर ग्रोथ जो है वो मिसिंग था अगर मैं ब्रॉडर लेवल पे केमिकल की बात करूँ तो। और उस दरमियान अगर रिसेंटली जो जिस हिसाब से प्राइसेस बढ़ी हैं, तो एक हिसाब से रॉ मटेरियल प्राइस भी बढ़ी है और एंड प्रोडक्ट प्राइसेस भी बढ़ी है, बट एक जो उसका दूसरा नुकसान होता है कि जिस हिसाब से डिफ्लेशन आया है, वापस प्राइसेस जो करेक्ट हुई है, उसमें कुछ हद तक इन्वेंट्री लॉसेस बिल्ड होने शुरू हो जाएंगे अब इन कंपनीज में। तो हो सकता है कि फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा नरम रहे मेरे हिसाब से, बट यहाँ से धीरे धीरे करके जितना हम मैनेजमेंट से बात करते हैं, जो कमेंट्री सुन रहे हैं, उसमें अगले 12 से 18 महीने को लेकर काफी पॉजिटिविटी है।
डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर। और मेरे ख्याल से इंडिया में जैसे करेंसी का जो एक टेलविंड मिला है, मेरे अगर यूएसडी आईएनआर को दूसरी करेंसीज के साथ कंपेयर करें, तो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज के लिए बेनिफिट है। तो उसका केमिकल सेक्टर को एक पॉजिटिव टेलविंड मिलेगा, इसलिए हम भी धीरे धीरे करके केमिकल सेक्टर में अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं। पर मैं क्वेश्चन करूंगा कि हो सकता है कि ये फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर रिजल्ट थोड़े नरम रह सकते हैं। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस वीकेंड।